नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस भी दिए जाते हैं। अब दोस्तों, ये बात अब बिल्कुल तय हो चुका है कि आने वाले समय में देश के 4 ऐसे सरकारी बैंक जो है वो अब निजी क्षेत्र में तब्दील होने वाले हैं। सरकार की ये मंशा है कि वैसे 4 ऐसे बैंक जो कि भारी NPA में जा रहे हैं या फिर किसी और कारणवश जो है उनको किसी प्राइवेट हाथों में सौंप दिए जाए। और सरकार ने जो प्रपोजल दिया है उसमें 4 बैंकों के नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। उसमें पहला जो है सबसे बड़ा नाम है वो बैंक ऑफ इंडिया का, दूसरा इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तीसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और चौथा है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों बैंकों का जो है सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इसका निजीकरण कर दिया जाए। मतलब ये कि जिसका अभी पूरा संचालन और प्रबंधन अभी देश की केंद्र सरकार करती है, वो अब किसी निजी फर्म को, किसी निजी कंपनी को दे दिया जाए, ताकि जो है सरकार का इससे पीछा छूट जाए और जो कि भारी घाटे में जा रही है तो कम से कम कुछ और ज़्यादा जो है इससे रेवेन्यू जनरेट हो पाए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अगर इस जो है ये सरकारी बैंकों का अगर जो है निजीकरण हो जाता है, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा उन बैंकों के जो है ग्राहक के साथ साथ जो उन बैंकों के कर्मचारी हैं, उन लोगों के लाइफ में क्या बदलाव आएगा जो इन बैंकों से अलग अलग बैंकिंग फैसिलिटी ऑलरेडी लिए हुए हैं। जैसे कि किसी का होम लोन चल रहा हो, किसी का व्हीकल लोन चल रहा हो, या फिर तमाम तरह के और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज जो कि हमने और आपने इन बैंकों से ले रखा है। और ये बैंक जब ये अब सरकारी से प्राइवेट हो जाएंगे तो इससे मुझे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, साथ ही साथ उन कर्मचारियों को भी नहीं भूलना चाहिए, उन लाखों कर्मचारी को जो कि इसमें काम करते हैं, उनमें उनकी जो सेवाएं हैं उसमें क्या बदलाव आएंगी, सरकार की ओर से जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उसमें क्या बदलाव आने वाली है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको वन वर्ड में एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी नियम, कोई भी कानून जब बनता है तो वो उसी दिन से वो लागू हो जाता है। और इसका मतलब ये कि उस कानून को बनने के बाद अगर कोई उसमें भाग लेता है तो वो उस कानून के अंदर में आता है, लेकिन जो उससे पहले ही उस चीज़ से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर ये कानून जो है वो लागू नहीं होता है। मान के चले कि अब जो है भारत सरकार ये कानून ला देती है कि अब से जो है पेट्रोल वाली गाड़ियां नहीं बिकेंगी मार्केट में, अब जितनी भी गाड़ियां चलेंगी वो अब चलेंगी इलेक्ट्रिक वाली। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जिन लोगों ने पहले से पेट्रोल वाली अपनी गाड़ियां ले रखी हैं उनको जो है चलाने पे रोक लगा दिया जाएगा। वो उस कानून को बनने से पहले ही जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनको ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। तो ठीक उसी तरीके से जब इन बैंकों का निजीकरण हो जाएगा, जब ये किसी प्राइवेट फर्म को सौंप दिए जाएंगे, ऐसे में जो कर्मचारी, जो कि इसके स्टाफ, जो एम्प्लॉयज़ जो पहले से ही एसोसिएटेड हैं इन बैंकों के साथ, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उनको जो सुविधाएं पहले से दी जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा वो एज इट इज़ वो कंटिन्यू रहेंगी। उसमें किसी तरीके का कोई भी कटौती, किसी तरीके का कोई बदलाव, या कह सकते हैं कि उनको जो है निजीकरण से 1% का भी पर्सनली उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, भविष्य में जो कर्मचारी उनसे जुड़ेंगे, जो एम्प्लॉयज़ उन बैंकों में काम करेंगे, वो सरकारी नौकर जो है सरकारी नौकरी वाले स्टाफ नहीं कहलाएंगे। वो एज अ जो है कि जैसे प्राइवेट कंपनीज़ में लोग काम करते हैं, उनका भी जो रोल होगा वहाँ पे वैसा ही होगा। और उनकी जो सुविधाएं हैं, उनके जो वेतन है, उनकी जो सैलरीज़ है, अब वो डिसाइड करेंगे उस कंपनी के जो ऑनर होंगे, जिन्होंने बैंक को अब ले रखा है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जो पुराने स्टाफ हैं, जो पुराने एम्प्लॉई हैं, उनकी जो सैलरीज़ है, उनके जो डीएज हैं, साथ ही साथ उनको जो भी वेतन या भत्ते मिलते हैं, वो उसी कानून के तहत जो केंद्र सरकार पहले से देती आई है वही यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी बदलाव जो है उसमें जो है नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि वैसे ग्राहक जो कि ऑलरेडी इन सभी सुविधाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, जैसे कि किसी का पर्सनल लोन चल रहा हो, होम लोन चल रहा हो, व्हीकल लोन चल रहा हो, तो उनका पहले की तरह ही, चूँकि जो है जिस समय उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था, जो भी इस लोन के लिए आवेदन किया था, वो जब बैंक सरकारी था उस वक्त उन्होंने किया था। ऐसे में उनकी जो भी जो उनके जो चार्जेस हैं, जो भी उनके EMI वगैरह कटते हैं, जो उनकी किस्तें कटती हैं, वो पहले की तरह ही वो जारी रहेंगी। उनमें जो प्राइवेट कंपनी होंगी जो उन बैंकों को खरीदेगी,
वो उसमें कुछ बदलाव नहीं कर पाएगी। यहाँ पे जितने भी नियम और जो भी कानून जो लागू होंगे वो प्राइवेट हो जाने के बाद उसके अगले दिन जो भी उसका लाभार्थी होगा, जो उससे एसोसिएट होगा, उसके ऊपर ही लागू होगा। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं पेंशन का, कि जो पुराने कर्मचारी जो रिटायर हो जाएंगे उनका जो पेंशन है उसका मसौदा कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी सेम एज इट इज़, क्योंकि वो पुराने कर्मचारी हैं, जब उनकी भर्ती हुई थी, उनकी नियुक्ति हुई थी, तो उन्होंने जो है जो एग्रीमेंट हुआ था उनका केंद्र सरकार के साथ, तो बिल्कुल ठीक वो उसी तरीके से उनके ऊपर भी लागू होगा। उनके ऊपर किसी तरीके का निजीकरण का कोई दबाव नहीं होगा और वो एक तरीके से केंद्र सरकार के ही कर्मचारी के रूप में काम करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे जो खाता धारक हैं, साथ साथ जो बैंकों के स्टाफ हैं, वो इस अधिसूचना को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे मुझे मेरे अलग अलग वीडियोस के कमेंट बॉक्स में। तो ये स्पेशली वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है जो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें जो है इस बात से अवगत करा दिया जाए कि जब भी निजीकरण होता है किसी भी कंपनी का, तो वो जो पहले से ही जो लोग उसमें एसोसिएट होते हैं उनके लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका जो रोल है वो बिल्कुल वैसे ही रहता है और आपको सारी जो वेतन और भत्ताएं मिलती हैं वो वैसे ही मिलती रहेंगी। हाँ, हालांकि उसके बाद जो लोग उससे एसोसिएट होंगे वो एक निजी कर्मचारी के रूप में काम करेंगे। वो एक तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी हैं। और साथ ही साथ जो नए लोग जो उन बैंकों से जुड़ेंगे, उसमें अकाउंट ओपन करवाएंगे, साथ ही लोन लेंगे या फिर अलग अलग जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, वो एज अ प्राइवेट बैंक की तरह ही जो वो सुविधाएं हैं उन्हें मिलेगी, वो किसी सरकारी बैंक की तरह उन्हें नहीं मिल पाएगी। ऐसे में दोस्तों सरकार की ये मंशा है कि आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर अंदर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है निजीकरण करने का जो है विचार किया जा रहा है और इसको बहुत जल्दी जो है इस पूरे सिस्टम को पूरा कर लिया जाएगा। सो दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कि क्या सरकार ने जो ये निजीकरण का जो एक तरीके से प्लानिंग किया है ये सही है? किस हद तक ये देश के विकास के लिए सही है? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के प्रतिक्रियाओं को पढ़ के। सो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।